गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोगों के? आज बेटा एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। क्लास 11th में आपको भी इसमें मजा आया होगा। और वो है कोलिजन। ठीक है। कोलिजन के क्वेश्चंस आपको अलग अलग ढंग से मिलेंगे। बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। मेरा आपको सिर्फ ये सजेशन है कि बुक्स में अलग अलग ढंग से दिया होता है, आप केवल एक मेथड पकड़िए। ठीक है। और अगर आपका किसी मेथड पे कमांड है तो अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप दूसरे मेथड को समझिए। बट मैं इनको प्रेफर करता हूं केवल और केवल दो फॉर्मूले से सॉल्व करने की, वेदर इट इज इन इलास्टिक और इट इज परफेक्टली इनलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, केवल दो इक्वेशन से सॉल्व करने की, क्योंकि एनर्जी की इक्वेशन बना के फंसने की कहानी बनती। ठीक है। तो कोशिश करेंगे इनको डिस्कस करने की और शुरू करते हैं कोलिजन। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई ये कोलिजन है क्या। ठीक। तो कोलिजन इज एन इवेंट ऑफ, हाँ जी, collision is an event of very small duration। क्या आप सबको पता है? तो सबसे बड़ी चीज की टाइम बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब अगर आप बात करें तो यहीं पर एक टर्म कोलिजन को समझने से पहले इसको समझ लेते हैं, दैट इज नोन एज इंपल्स। सबने नाम सुना होगा इंपल्स का। फाइन। पहले मैं बात कर रहा हूं लीनियर इंपल्स की। लीनियर इंपल्स इज बेसिकली इंटीग्रेशन एफ डी टी। ओके। इंटीग्रेशन एफ डी टी, इसे आप कहते हैं लीनियर इंपल्स। एंड दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। फाइन। एक तो ये चीज हो गई। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अब कुछ और टर्म समझते हैं। यहां पर हमने समझा, एक हमारे पास टर्म था बेटा मोमेंटम। ठीक है। ये सब हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था तब पढ़ा था उस चैप्टर में। तो P इज इक्वल टू एम वी, ये हमारे पास मोमेंटम है। और क्लियरिटी के लिए इसको हम लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं। फाइन। तो लीनियर मोमेंटम हो गया। अब बेटा अगर हम बात करें किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास F इज dP बाई dt होता है। फाइन। तो dP बाई dt हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब जब मैं बात करूंगा इंपल्स की, तो इंपल्स क्या है जरा देखिएगा। यहां से आप लिख सकते हैं dP इज इक्वल टू F dt। और अगर मैं इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो इसी को तो आप इंपल्स कह रहे हो। इसका मतलब इंपल्स का सिंपल सा मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर इंपल्स है तो। ओके। हाँ जी। तो ये आपका है लीनियर इंपल्स, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। या इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टार के साथ लिख लीजिएगा, टेक केयर ऑफ डायरेक्शन। टेक केयर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। और बेटर है कि आप इन्हें, बेटर टू राइट वेलोसिटी और मोमेंटम इन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है। अगर 3D दिया हुआ, अगर सिंगल डायरेक्शन में दिया हुआ है तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। बट अगर आपको 3D वेलोसिटी दी हुई है या 2D दी हुई है तो आई कैप जे कैप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
फाइन। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया, दैट इज लीनियर इंपल्स। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो इन द एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, इन द एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, टोटल लीनियर मोमेंटम, total linear momentum of a system of particles remain constant। ठीक है ना, ये समझ में आया? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब कोलिजन की बात, तो ये ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि यहीं से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिले हैं बेटा, तो ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस हाँ आर मच स्मॉलर, आर मच स्मॉलर देन इंपल्सिव इंटरनल फोर्स। समझ में आया? तो जो अब और अच्छे से समझ लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉल है और एक और बॉल है, ये रही दो बॉल है। अब जब ये जाके यहां पे टकरा रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यहां पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो इस पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और ये आपका होगा इंपल्सिव फोर्स। ऐसा नहीं कि इसमें इस समय mg नहीं लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई और फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे, अगर ये ग्राउंड पे है तो इस पे ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, बाकी सारे फोर्सेस भी लग रहे होंगे, लेकिन ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहां पर, जो कोलिजन की वजह से कांटेक्ट के टाइम पर जनरेट हुआ, बिकॉज dt इज वेरी स्मॉल और वेरी वेरी स्मॉल, दिस n इज वेरी वेरी हाई, और इसके कंपैरिजन में आपके जो फ्रिक्शन है, वेट है, टेंशन है, ये सारे फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ये नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। फाइन, तो लिख लीजिएगा, सो वी कैन neglect external forces and linear momentum of system remains conserved। ठीक है जी, तो कोई भी कोलिजन हो, किसी भी तरह का कोलिजन हो, एक कंडीशन हमारे पास आ गई, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है m1, ये इधर कहीं जा रहा है विद वेलोसिटी u1, वेक्टर साइन के साथ दे दी मैंने। ऐसे ही मेरा दूसरा पार्टिकल है, वो इधर कहीं जा रहा है वेलोसिटी u2 और इसका मास दिया हुआ है m2, और ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन। हाँ, जितने भी क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब फिर से यहां पर मेरे पास एक m1 है और एक m2 है। देखिए मैं इनको दिखा दूर दूर रहा हूं, बट ऑब्वियसली ये पास आए होंगे तभी कोलिजन हुआ होगा, ठीक। अब मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये हो गई v1, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई v2। तो जब आप इनिशियल लीनियर मोमेंटम लेंगे तो आप कहेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ये समझ में आया? और यहां पे हो जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? और ये दोनों इक्वल होंगे। अभी मैंने दो पार्टिकल के लिए किया, ये भाई ये तीन चार पार्टिकल है तो उनके लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर?
तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, आपका हेड ऑन हो, ऑब्लिक कोलिजन हो, ये सबके लिए ट्रू होगा. समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर आप बात करें, आपका कोलिजन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, या परफेक्टली इनइलास्टिक हो. अभी इनकी डिटेल में बात करेंगे. परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, यह ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है. ठीक, अब बात करते हैं, हाँ जी, इलास्टिक कोलिजन की. तो इलास्टिक कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल. एक तो ये चीज आ गई, ये समझ में आया. और साथ में काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कहानी आ गई. ठीक है, ये आपकी इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हो गई. अब यहां पे जरा सी डिटेल में जा रहे हैं. ये जब मैंने कहा, तो ये सिचुएशन है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की. कई बार इसमें लैंग्वेज में घुमा देते हैं बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा. ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट. कितनों को यह बात समझ में आई? बेटा काइनेटिक एनर्जी ना वो शेप को चेंज कर रही होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, वो ठीक है, फाइन. टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट constant, but before and after it is constant. That type of collision is known as elastic collision. Fine. अब एक टर्म और समझ लेते हैं. एक हमारे पास टर्म था E, याद है सबको? E था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइन. ये क्या था? ये था बेटा आपका V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. That is velocity of separation. Velocity of separation divided by velocity of approach. ठीक है जी. हाँ, तो जो मैं आपसे कह रहा था ना, दो इक्वेशन, एक तो बेटा ये याद रखना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरी हमारी ये इक्वेशन होगी सेकंड. इन दोनों इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे कैसे भी. हाँ, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए. अब आगे बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन, अभी एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर हो जाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए. इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. यहां पर बेटा P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, ये तो वैलिड हो गई होगा, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक. हाँ, और E की वैल्यू होगी 0 से 1. अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, इलास्टिक कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू 1 होगा.
फॉर इलास्टिक कोलिजन, हाँ इलास्टिक मैंने ई तो बता दिया आपको, ई की वैल्यू नहीं बताई। फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इज इक्वल टू 1, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ई इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। और थर्ड केस है, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन मिलते हैं और सबसे आसान भी यही होता है, ठीक। ये क्या होता है, परफेक्टली, सबसे पहले आपने इसी को किया था क्लास 9th में जब स्टार्ट किया था ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ, जब आप इसकी बात करेंगे तो फिर से P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल और E की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। मैंने आपसे कहा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये E है और E की वैल्यू अगर आपने रख दी 0, दैट मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो यहां से आपका V2 इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। ये है आपकी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स बोथ bodies have no relative motion। हाँ, इसकी बात करेंगे अभी। along the line joining, both bodies have no relative motion along the line joining two centers। यहां पर नेक्स्ट चीज बनेगी, दैट इज हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर? तो बिल्कुल देखिए, यहां पर हम अगली हेडिंग डाल रहे हैं, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। तो ये भाई हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, सर से सर भिड़ जाएगा। चलिए, तो देखिए, अगर हमने एक बॉल ली, एक और बॉल ले ली डिफरेंट साइज की, फाइन, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। अगर मैं इनके सेंटर को कनेक्ट करता हूं लाइक दिस, हाँ किसी भी लाइन पे हो सकते हैं बेटा, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मेरी लाइन ऑफ, हाँ इसका नाम लिख लीजिए, इसको हम कई बार कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, या कई बार इसे कहा जाता है लाइन ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? वो ही फोर्स जो इंपल्सिव फोर्स था, जो इनके मोमेंटम को चेंज कर रहा था, ठीक है। या एक नाम और है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है जी। अब अगर आपकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, along the line joining two centers, तो इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। when velocities of bodies are along the line joining two centers, फाइन। तो ये हमारा हो गया हेड ऑन कोलिजन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते। हेड ऑन कोलिजन के बाद आता है आपका ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन क्या है भाई? तो मान लीजिए एक बॉल ये रही, दूसरी बॉल ये रही, इनके मैंने सेंटर बना दिए, इन सेंटर को कनेक्ट कर दिया, ओके, बाय स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स, ओके।
तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। अब समझिएगा, मान लीजिए मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है U1, और ये वेलोसिटी रेस्ट पे भी हो सकता है, या मैं इधर भी ले जाऊं इसको U2। किसी एक की या दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ना हो, ठीक। व्हेन velocities of bodies are not along line joining two sectors। समझ में आया? तो अब क्या होगा, अब आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। मान लीजिए ये एंगल मैं अल्फा कह रहा हूं और ये एंगल मैं बीटा कह रहा हूं। तो देखिएगा, इसको समझिए बेटा, ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं ना along the line joining C1 C2, तो ये मेरा है U1 cos अल्फा, ये मेरा है U2 cos बीटा। एक्चुअल में मेरा जो कोलिजन हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा कई बार समझने में मुश्किल आती है बच्चों को। बेटा ये देखिए ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, इनकी वजह से कोलिजन कैसे हो सकता है? ये तो आपको वाई डायरेक्शन में पैरेलल ले जाते रहेंगे, तो इनकी वजह से कभी भी कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन किसकी वजह से होगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग C1 C2 पे जो कंपोनेंट है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास हेड ऑन कोलिजन अगर हो रहा है तो। ठीक है, अब मान लीजिए हेड ऑन कोलिजन है, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक M1 है, एक U1 है, एक M2 ब्लॉक है, एक U2 ब्लॉक है। वेलोसिटी अभी मैंने एक ही डायरेक्शन में दी हुई है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है बिफोर कोलिजन की। और यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जब U1 U2 से बड़ा होगा तभी कोलिजन होगा। ओके, अब जब हम बात करेंगे किसकी? आफ्टर कोलिजन की। तो आफ्टर कोलिजन में मेरे पास एक M1 है, एक M2 है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल जनरलाइज इसे कर रहा हूं। लेट्स से मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। क्लियर है? तो एक इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, देख लेते हैं। यहां पे मैं वेलोसिटी भी दे दूं, ये वेलोसिटी है V1, ये वेलोसिटी है V2। ठीक, तो एक बनेगी MU1 प्लस MU2 इज इक्वल टू M1 M2 हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बन गई हमारी। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, ये मेरी बनेगी E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। प्लीज ध्यान रखिएगा, U1 U2 V1 V2 ये सब विद साइन रखिएगा। यानी जिस डायरेक्शन में हमने लिया वो पॉजिटिव, और जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव। ये गलती ना करें। इन दोनों इक्वेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक स्पेशल केस। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छा, नहीं तो जनरल तो मैंने आपको बता ही दिया। स्पेशल केसेस, केस 1 में ले रहा हूं।
केस 1 में m2 एट रेस्ट, क्लियर है। और साथ में आपको दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, m1 इज इक्वल टू m2, और केस है, प्लीज ध्यान रखिएगा, हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन में दो पार्टिकल का मास एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है और एक रेस्ट पर है। अब देख लीजिए कैसे बनेगा। ये m, ये m, ओहो, हाँ ये m आइडेंटिकल है, ये स्पीड u दी हुई है, ये रेस्ट पे है। ये आपको सिचुएशन दी गई है बिफोर कोलिजन की, और यहां पे आपको दिया हुआ है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन लेट से आपकी वेलोसिटी m1 m2 हो गई, ओ v1 v2 हो गई, हाँ मास m1 m2 तो दोनों बराबर है ना, ओके। अब देखिए, आप अगर इसको याद रख लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। v1 जो है वो आपकी हो जाएगी 1 माइनस ई बाय 2 टाइम्स यू। आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना है, ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ई बाय 2 टाइम्स यू। हाँ जी, हेड ऑन की बात कही थी मैंने, इसलिए मैं उसमें वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मालूम है आपका आई कैप है, अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। मान लीजिए E इज इक्वल टू 1 यानी इलास्टिक, तो V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू U, दैट मीन्स वेलोसिटी इंटरचेंज्ड। कहानी समझ में आई? हाँ जी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन, ये आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर रेस्ट पे है तो ये पहला वाला रेस्ट पे आ जाएगा, दूसरा वाला मूव कर जाएगा उस वेलोसिटी के साथ जिससे पहला वाला आ रहा था। चलिए, अब बेटा अगर मैंने आपसे कहा E इज इक्वल टू 0 यानी परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक, अब क्या होगा? V1 इज इक्वल टू 0, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, V1 इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, जीरो नहीं आएगा, हाँ ये बेटा आपका आ जाएगा u/2, वेरी गुड, और V2 भी आ जाएगा u/2। और यही तो बात हुई थी हमारी, परफेक्टली इनलास्टिक में दोनों बॉडीज एक साथ कांटेक्ट में आ जाएंगी और उसके बाद वो साथ साथ चलने लगेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हेड ऑन की बात हो रही है। अच्छा, फिर एक और चीज है, मान लीजिए आपको ये केस दिया जाए, ये है आपका प्लेन, ठीक है, हाँ हैवी प्लेन है, तो इसका मास जो है वो आप इनफाइनाइट ट्रीट कर लेते हैं, वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और यहां पे आपके पास एक बॉल आ रही है, ये। अब बेटा इसका सेंटर आप यहां पे ले लेंगे, इसका सेंटर, तो अगर ये इस डायरेक्शन में आई तो ये आपका हो जाता है हेड ऑन कोलिजन, और लेट से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको E दिया गया, तो अगर आपकी वेलोसिटी U है तो ये पलटने के बाद EU स्पीड से वापस जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज माइनस EU, रिबाउंड कर जाती है E टाइम्स U से। एक ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे, कब? जब आप किसी हैवी प्लेन के साथ, जो कि किसमें है, रेस्ट पे, जैसे ग्राउंड से आपकी बॉल टकराई और टकराने के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है, तो उछल के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वो जो रिबाउंड हुई वो वेलोसिटी आपकी है E टाइम्स U।
बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। फिर एक कॉन्सेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। अब बेटा मैं एक और जनरल कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। सपोज मेरे पास एक बॉडी दी हुई है m1, दूसरी बॉडी दी हुई है m2, और जो मेरा कोलिजन है वो हेड ऑन है। देखिए ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए तो आपका टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप दो इक्वेशन से उससे भी जो है 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होते हैं, बट हाँ अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो और अच्छी बात है, लेकिन कितने फॉर्मूले रटोगे ये आपके ऊपर है। तो बिफोर कोलिजन आपको गिवन है वेलोसिटी u1 u2 ऐसे, ठीक है। हाँ, और आफ्टर कोलिजन कुछ आएगी v1 v2। चलिए मैं पहले दिखा देता हूं आपको, फिर आपको बाकी चीजें बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीधे सीधे मतलब सारा वर्कआउट करने के बाद हमने फॉर्मूले निकाल लिए और वो हमने आपसे कहा कि भाई इसको याद कर लो, ठीक है। तो आपकी मेहनत आसान कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को आप क्या लिखेंगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ये कोलिजन कौन सा है, ठीक। हाँ, तो मैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी ई लिख दे रहा हूं, ठीक है। दो चीजें कई बार पूछी जाती हैं, एक तो आपका होता है चेंज या दूसरा होता है लॉस। तो पहले तो इसको समझ लें कि भाई चेंज क्या होता है और लॉस क्या होता है। चेंज का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज कहीं भी आएगा, चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। और लॉस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों में साइन का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, तो एक तरीका क्या है, आपको m1 u1 m2 u2 गिवन है, आप v1 v2 निकालिए, इक्वेशन निकालिए, आ जाएगा, ठीक है। अब भाई हमने सारी मेहनत आपके लिए कर दी, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। हाँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए बहुत आसान सा है, m1 m2 बाई 2m1 प्लस m2। अच्छा मैंने डेल्टा लिख दिया, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो मैं यहां माइनस लिख दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, m1 m2 बाई 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको याद कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फाइन। हाँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m1 m2 बाई 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो चेंज है, और अगर लॉस पूछा जाए तो सीधे सीधे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब जरा देख लें भाई, अगर मैं आपसे कहूं E इज इक्वल टू 1 है, देखिए फॉर्मूला याद चेक करने का तरीका क्या होता है। E इज इक्वल टू 1 है, E इज इक्वल टू 1 कब होता है भाई? जब इलास्टिक है। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ गई? 0। यही तो कंडीशन थी, कोई चेंज एनर्जी में होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां पूछा जाता है, देखिएगा, आपकी ई जब 0 होगी, कौन सा केस है? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको याद हो गया फॉर्मूला तो टाइम बहुत बच जाएगा।
तो यहां पे आप सीधे सीधे लिखेंगे m1 m2 माइनस साइन के साथ 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं इंपल्स ऑन बॉडीज। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो होगा तो दोनों बराबर, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो वो आपका फॉर्मूला है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस e u1 माइनस u2। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इंपल्स अगर पूछा जाए, ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए, आप हर केस के लिए, कोई भी केस परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक है, ये दो क्वेश्चन पूछे गए अगर आप, तो सीधे सीधे आप आंसर दे रहे होंगे। हाँ, विद इन 30 सेकंड आपको सिर्फ वैल्यू डाल के निकालनी है, ऐसे ही टाइम बचता है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपको 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए। क्लियर है? चलिए, तो एक तो ये कहानी है। अब एक चीज जो कई बार स्टूडेंट्स में एक गलत चीज दिमाग में आ जाती है बेटा, कि वो परफेक्टली इलास्टिक में बॉडी चिपक जाती है। देखो 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 भाई, अगर ये बॉडी है और हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और E इज इक्वल टू मैंने 0 लिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ठीक, बट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अब बहुत ध्यान से समझना भाई, ये मेरी वेलोसिटी लेट से u, और ये मैंने आपको एंगल दे दिया थीटा, तो एक कंपोनेंट तो इधर बना u साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बना दैट इज u cos थीटा। कहानी समझ में आई? u साइन थीटा u cos थीटा। क्लियर है? अब अगर हम आगे बढ़े, ये मेरी हो गई बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन देखिए वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ये वाली वेलोसिटी जो है ना अलोंग द सरफेस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज आपका इंपल्स किस डायरेक्शन में लगा है, इंपल्स लगा है यहां वाई डायरेक्शन में, इंपल्स है, जो फोर्स लगा वो वाई डायरेक्शन में लगा, तो मोमेंटम कहां का चेंज होगा, वाई डायरेक्शन का। तो जो आपका चेंज हुआ वो ये वाला कंपोनेंट था, और ये आपका हो जाएगा EU cos थीटा। ठीक है, हाँ, ये मैंने जनरल बताया आपको। अब अगर मैं E को 0 रख दूं तो मेरा ये कंपोनेंट 0 आएगा, लेकिन इस कंपोनेंट को थोड़ी 0 कर दूंगा तो मेरी बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ चिपक के चल रही होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ये नहीं कि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है तो मेरी बॉल की वेलोसिटी भी 0 हो गई, बिकॉज दिस वन इज ऑब्लिक कोलिजन। कहानी समझ में आई? तो हेड ऑन कोलिजन में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसी सरफेस के साथ हो रहा है जो रेस्ट पे है, हाँ, और बहुत हैवी है, तो वो रेस्ट पे आ जाएगी ग्राउंड के साथ। आपने ऊपर से जैसे क्ले को आप गिराएंगे ना, तो क्ले जब ग्राउंड पे गिरेगी तो वो फिर वो बाउंस बैक नहीं करेगी। बट क्ले की बॉल बना के अगर आपने उसको ऑब्लिकली थ्रो कर दिया तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा। ठीक है, तो इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए भाई। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो E वाली इक्वेशन है ना, ये आपको लगानी है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट।
हाँ, दूसरा वाला वैसे ही पैरेलल होगा, वो अपने आप ही कट जाएगा। बट अगर आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कीजिए, जैसे 2D मोशन करते थे ना, तो 1D मोशन बना लेते थे, वही कीजिए। बस जैसे ऑब्लिक कोलिजन की अगर हम बात करें, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा U1 हो गया, ये U2 हो गया, यहां पे एंगल θ1 θ2। तो जो मेरी कंपोनेंट आए U1 cos θ1 और U2 cos θ2, इनके लिए तो मेरा क्या बनेगा, E बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इनके लिए, क्योंकि इनकी वजह से तो कोलिजन हो ही नहीं रहा है, U1 sin θ1 और U2 sin θ2, ये तो मेरे पैरेलल कंपोनेंट है। तो जब इनकी वजह से कोलिजन ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी कहां से? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही आएगी ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस इक्वेशन E is applicable along the line joining two centers. Fine. Okay, very good. चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन कई बार आपको प्रोजेक्टाइल के साथ मिलेगा, कोलिजन का क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के साथ। मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और अभी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं तो ये कुछ इस तरह से जाती, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक वॉल आ गई। देखिए इससे आपकी कई बार प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाती है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर आपका क्या हुआ बेटा, कोलिजन हुआ। ये समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा कोलिजन हो गया बेटा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट O है, ये मेरे पास W है, ये मेरे पास E है, ठीक। तो टाइम T1 और T2 यहां पे मैंने ब्रेक कर दिया बेटा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरी T1 प्लस T2 है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये डिस्टेंस आपको गिवन है x और ये डिस्टेंस आपको गिवन है y, तो रेंज आपकी हो गई x प्लस वाई, ठीक है। हाँ, और x जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू r/2 कंडीशन अगर है तो आप इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं। क्या होगा बेटा, ये यहां जाएगा और उसके बाद जिस एंगल पे ये इधर जा रहा था कुछ एंगल इस तरह से बनाएगा और ये यहां पे गिर जाएगा। अब मैं इसको फिर से जनरलाइज कर रहा हूं, लेट्स से द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्टेंस आपका है ये आपका E इंटू वाई हो जाएगा बस, और इसको टाइम जो लगेगा वो T2 लगेगा। देखिए जब मैं आपको क्वेश्चंस कराता था, कॉन्सेप्ट समझाता था, तो मैं आपको ये वाली चीजें उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहता था डिराइव कीजिए, रटने वाली बात नहीं करता था। अब टाइम बचा है 20 दिन का, समझ में आ रहा है? अब बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये आपको याद होगा ना, देखिए आपको सॉल्व करना आता है, बिल्कुल सही बात है, आपको वो सॉल्व करना आता है, लेकिन अब आपको टाइम बचाना है। तो अगर ये चीज याद रह गई, 20 दिन है, 20 दिन में याद रह सकते हैं, 2 साल पहले पढ़ाया था, कितना याद रहता मुझे नहीं पता। हाँ, डिराइव हमने किया हुआ है पहले कि क्या क्या करेंगे, और डिराइव वाली सारी चीजें की हुई हैं हमने, ठीक है। तो अब आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसे आज ले रहा हूं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, अब वो कहेगा कि कहां पे वो बॉल टकराएगी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा ये आपका आएगा x माइनस ई वाई, जहां पर बॉल हिट करेगी ग्राउंड पे, किस पोजीशन से, O पोजीशन से। हाँ जी, ये है ट्रिक जो आपका टाइम बचाती है।
टाइम बिल्कुल बराबर लगेगा, क्योंकि टाइम में भाई वेलोसिटी कौन सी, ये वाली चेंज हो रही है ना भाई। यहां पे अगर आपकी वेलोसिटी लेट से v डैश थी, तो ये वाली वेलोसिटी ई वी डैश हो जाएगी। ये वाला कंपोनेंट थोड़ी चेंज हो रहा है, तो टाइम तो आने में t2 लग रहा है, और रेंज जो है आपकी वो v1 इंटू टी और ई v1 इंटू टी, यानी ई टाइम्स वाई हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहां पर आपका जो कोलिजन हो रहा होगा वो किसी रॉड या किसी डिस्क से होगा जो फिक्स होगी। हाँ, वैसे तो ये रोटेशन में आता है, बट है तो कोलिजन ही। तो एक मेरे पास रॉड है जो एक एंड पर फिक्स है, ठीक है। यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया बेटा। इसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और एक पार्टिकल है मेरे पास, इसको मैं कहीं से भी भेज सकता हूं, बट अभी मैं इसे बिल्कुल एच पे भेज रहा हूं। इसकी स्पीड दी हुई है यू। ये यहां से टकराएगा इसके पास, ठीक है। अब टकराने के बाद बहुत सारी कंडीशन आपको दी जा सकती है। तो ये हमारे पास हो गया रॉड पार्टिकल सिस्टम, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि जब मैं इस सिस्टम को लूंगा, तो मेरा जो फिक्स पॉइंट है ना, प्लीज ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बातें बताइए, हमने पहले भी कहा था, एंगुलर मोमेंटम remains conserved about fixed point। जो भी पॉइंट फिक्स है, अगर वो एक एज फिक्स है तो उसके अबाउट, अगर वो सेंटर फिक्स है तो उसके अबाउट। अगर फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व अबाउट फिक्स पॉइंट। बट इस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, फिर से बता रहा हूं। हाँ, यहां देखिए, लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व नहीं होगा, नॉट रिमेन कंजर्व। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है मुझे? बेटा, जब ये बॉल या पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करेगा, तो यहां पर एक आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है। ये एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है और इंपल्सिव फोर्स है। तो आप इसको थोड़ी इग्नोर कर दोगे, इसलिए आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, जबकि एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, इस पॉइंट के अबाउट अगर आपने टॉर्क लिया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, जीरो आ जाएगा ना। और यहां पे जब आप कोलिजन लेंगे, तो एक फोर्स इस पे लग रहा होगा, एक फोर्स रॉड पे लग रहा होगा, तो यहां पे भी टॉर्क जो है वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज यहां पे इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस हमने पढ़ा था, ये जीरो होता है। समझ में आया? तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज देयर, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। और इसीलिए इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है जी। चलिए, अब इसके दो तीन केसेस देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक मेरे पास इस तरह से रॉड दी गई है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, वन एंड पे फिक्स करा दी मैंने, और यहां पर मेरे पास m पार्टिकल है, u स्पीड से जा रहा है, ये डिस्टेंस l दिया हुआ है। ये सिचुएशन दी हुई है बिफोर कोलिजन। अब सिचुएशन आपको दी गई यहां पे एक और, आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन आपसे कहा गया कि भाई ये जो पार्टिकल था, इसकी स्पीड हो गई v, ठीक है। हाँ, ये फिक्स पॉइंट है, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमने लग गई, घूमेगी ना। अब ये तो फिक्स है ना, तो इसको तो वेलोसिटी मिलेगी नहीं, तो ये इसको जो भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो एंगुलर मोमेंटम में कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट फिक्स है। तो ये पॉइंट जो O है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
एक लाइन में इसके आंसर आ जाते हैं बेटा। आप बिफोर कोलिजन देखेंगे तो ये आपका आएगा MUL, समझ में आ रहा है? ये L डिस्टेंस, ये 90 डिग्री और ये MU। तो MUL आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज इक्वल टू MVL, ये इस पार्टिकल का होगा, प्लस I अबाउट O इंटू ओमेगा, ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपका एक लाइन में आपकी ओमेगा पूछी हो, आपको वेलोसिटी V पूछी हो, जो भी पूछा होगा वो मिल जाएगा आंसर। ठीक, अच्छा इसी में हल्का सा चेंज कर देते हैं। देखिए बिल्कुल आपको ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, हाँ यहाँ कैपिटल M ले लेते हैं, जो भी आपको I दिया हुआ तो I ले लीजिएगा, ये O पॉइंट है। लेकिन बिफोर कोलिजन आपसे कहा गया कि भाई ये इधर वापस आ गया, चलिए V स्पीड से, ठीक है, और ये आगे चले गए ओमेगा से। सो व्हाट इज ओमेगा? अब क्या होगा, फिर से एक लाइन में MUL इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस MVL लेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेना अबाउट O है, क्या ले रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम, और प्लस I अबाउट O इंटू ओमेगा, फिर से एक लाइन का आंसर होगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है? हाँ, वो कहेगा ना, वो उसमें छेद करके बाहर निकल गई, एक होल बनाया, दूसरी साइड निकल गई। अच्छा, फिर थर्ड चीज क्या पूछी जाएगी? थर्ड चीज क्या पूछी जाएगी भाई? इसमें अटक गई, स्टिक टू दिस। तो यहां पे ये M पार्टिकल आ रहा था, U स्पीड, बुलेट बुलेट कुछ भी कह देते हैं यार, नाम दे देते हैं, कहानी तो सब सेम ही रहेगी। हाँ जी, अब यहां पर ये पार्टिकल M हो गया और ये आपका M है, ये O पॉइंट है। अब क्या होगा भाई, ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहे होंगे, क्लियर है? यहां पर अगर आप देखें तो ये MU, अगर ये डिस्टेंस आपका L है तो MUL इज इक्वल टू, हाँ IO, ये I रॉड लिख दूं पहले, I रॉड प्लस I पार्टिकल इनटू ओमेगा, क्योंकि आप दोनों रोटेट कर रहे हैं, क्लियर? तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी MUL रॉड के लिए H पे, अगर H पे, अगर सेंटर पे है तो भाई वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना, अदरवाइज हाँ mL²/3, तो mL²/3 प्लस स्मॉल mL², पार्टिकल का ये हो जाएगा इंटू ओमेगा, सीधे एक लाइन में आंसर, क्लियर है? तो बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिक्स मिल गया तो बहुत आसान। अच्छा भाई, अगर फिक्स ना मिला, फ्री टू मूव मिला, तो क्या होगी कहानी, जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब जरा समझिएगा, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है और यहां मैंने लिखा हुआ है फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल टेबल, और हॉरिजॉन्टल टेबल आपको दी गई है फ्रिक्शनलेस, ठीक, और ये आपका इस तरह से टकराया आके। अब क्या होगा, ठीक, ये M है, ये U स्पीड से जा रहा है, ये रेस्ट पे ले सकते हैं, कुछ वेलोसिटी भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट हाँ कंडीशन क्या है हमारी, पहली बार फिक्स थी, अब की बार रेस्ट पे। तो अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कंजर्व। अब फिक्स पॉइंट नहीं है कोई, तो अब जो कुछ लेना है वो सेंटर ऑफ मास के साथ लेना है, क्लियर है? अच्छा, और दूसरी चीज एक और कहानी है, अब बेटा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम
ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। क्यों? अरे भाई कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। वहां क्या था, वो जो फिक्स पॉइंट था वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था और बहुत बड़ा फोर्स था। यहां पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, जो भी फोर्स है वो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इस पे होगा। तो इसको इस वे में सॉल्व कर लीजिए, जैसे ऊपर इक्वेशन बनाई बिल्कुल ऐसी। बस इसमें ध्यान क्या रखना है वो बता दूं आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। कभी कभी कह देते हैं कि ये स्टिक कर गई इसके साथ, तो भाई अब इस केस में इफ बुलेट ऑफ मास m स्टिक टू रॉड, ठीक है, तो बेटा आपका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया होगा, ये ध्यान रखना। यहीं फंसते हैं बस। हाँ, जब ये चिपक गई इसके साथ तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। ठीक है, और अगर ये स्टिक नहीं की तब तो सेंटर ऑफ मास यही रहना है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा, आप एक लाइन में या दो लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइंस में आप इनको सॉल्व कर लेंगे। फाइन, चलिए एक चीज और देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और वो क्वेश्चन मिलते हैं, हाँ जी, क्योंकि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं, तो वो होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके क्वेश्चन खूब सारे मिलते हैं, इसमें एनर्जी भी आ जाती है। ठीक, तो पहले एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते, तो इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो स्टैंडर्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो हमने किए थे। एक हमारे पास मान लीजिए I1, हाँ वैसे तो ये रोटेशन में आए थे ना क्वेश्चन, हाँ बट अब तो सब पढ़ लिया तो यहां पे ले ले रहा हूं उसको मैं। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और ω1 से ये एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। ठीक, एक और रॉड दे दी आपको, ओ सॉरी डिस्क, ठीक है, इसकी I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ω2 है, ये भी रोटेट कर रही है अगर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इसको आप स्लोली इसके ऊपर प्लेस करते हैं, और ये तो आपका था बिफोर इवेंट, हाँ इवेंट मतलब प्लेस करना उसको, और बाद में ये दोनों भाई एक साथ घूमने लग गए। और इनकी जो ओमेगा फाइनल थी वो आपकी इस तरह से आ गई। अब जैसे सोचिए इसको जरा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था, दोनों एक ही बॉडी बन गए थे ना, तो बिल्कुल उसी तरह की चीज यहां पे हो गई। क्लियर? हाँ, हेड ऑन वाली जो थी, तो यहां पर आपका आ जाएगा I1 ω1 प्लस I2 ω2। हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में प्लस माइनस डाल लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू, अब बेटा I1 प्लस I2 आपकी क्या हो गई, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडीज के लिए इनटू ओमेगा फाइनल। क्लियर है? अच्छा, एक तो ये चीज आ गई। दूसरा आपसे वो पूछेगा कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, भाई फ्रिक्शन था ना, ऐसा हुआ क्यों, फ्रिक्शन की वजह से हुआ होगा, दोनों के बीच प्लेट के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो उसने कुछ वर्क किया होगा, क्योंकि पहले तो स्लिपिंग हो रही थी, बाद में स्लिपिंग सीज हुई। ठीक, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा या लॉस इन एनर्जी आएगा वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये लॉस आ जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर माइनस, ये तो इनिशियल आ गई, और हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर। क्लियर है?
तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया, जैसे वहां पर हमने हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर करके निकाला था, बिल्कुल वैसे ही यहां निकाल लिया। तो कोई फर्क नहीं होता है, रोटेशन में भी सब कुछ वही लग रहा है। फाइन। हाँ जी, एक चीज का यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें भी क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज देखिए, एक प्लेट आपकी ऊपर वाली थी और एक प्लेट आपकी नीचे थी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ आराम से। हाँ, ये ठीक है। अब किसी की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो जिसकी ज्यादा होगी, अभी मान लेते हैं ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो ये स्लिप कर रही होगी, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और इस पे फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? और ये फ्रिक्शन आपका जो है दोनों प्लेट के बीच का है, तो ये आपका इंटरनल फोर्स हो गया बेटा। और इंटरनल फोर्सेस आपको पता है पेयर्स में लगते हैं, और ये इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये आपका जीरो हो जाएगा। और बिकॉज टॉर्क जीरो है, इसलिए आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए आपने आंख बंद करके ये कहानी लगा दी। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और यहीं पर देख लेते हैं, वो है आपका, हाँ जब सभी पढ़ रहे हैं तो इसको भी कंप्लीट कर लें यार। एंगुलर इंपल्स जे, तो एंगुलर इंपल्स आपका होता है इंटीग्रेशन टाउ dt। हाँ, 0 से डेल्टा टी कर लीजिए या t1 से t2 कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो j इज इक्वल टू टाउ dt। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट कर, तो J इज एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंड दैट इज एरिया अंडर टाउ टी ग्राफ। ठीक है जी, F की जगह T आ गया। चलिए, तो ये आ गया। अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक कहानी और हो जाती है। ये तो मैंने रॉड वाली चीज बता दी आपको। अब कई बार क्या होता है, आपको एक लाइट स्ट्रिंग दिया होता है जिसपे एक मास m1 दिया हुआ है, m2 कर लेते हैं, और एक यहां पर m1 है। ये वेलोसिटी u से आ रहा है, ये आपका रेस्ट पर है, ये पॉइंट फिक्स है। और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये किस हाइट पे जाएगा। जब ये कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन ये किस हाइट पे जाएगा। तो जरा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होगा क्या बेटा। जब कोलिजन के बाद ये m1 है तो इसकी वेलोसिटी होगी v1, और ये m2 है, इसकी वेलोसिटी होगी v2। ठीक, और इसी पे डिपेंड करेगा आपका एंगल थीटा। चलिए देख लेते हैं, दो या तीन चीजें होंगी, या तो आपको ये हाइट दी होगी, ये आपको रेडियस r दिया हुआ है, या लेंथ दी होगी। क्लियर? तो अगर आप यहां से h को देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा r1 माइनस कॉस थीटा। चेक करो जरा भाई, ये आपका r हो गया और ये r कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? तो एक तो आप h को ये लिख सकते हैं अगर r और थीटा के टर्म्स में दिया, अगर सीधे h पूछा तो आप वो लिख सकते। अच्छा, अब केवल इस पार्टिकल को देखो, ये यहां से यहां तक गया, कोई एयर ड्रैग नहीं था भाई। कहा नहीं है, जब तक कहा ना जाए तब तक लेना भी मत। ठीक है, तो यहां से h आपका सीधे सीधे फॉर्मूले में आ जाता है v2 स्क्वायर बाई 2g। बिकॉज आपका जो टेंशन है वो कोई वर्क नहीं करता, केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर? तो अब आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है, m1u प्लस 0 इज इक्वल टू m1v1
प्लस M2V2, एक तो इक्वेशन ये बनेगी, इलास्टिक इन इलास्टिक जो का होगा, दूसरी इक्वेशन E की बन जाएगी। हो सकता है जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए कि ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो आप कहेंगे, और दोनों का मास सेम है, तो आप कहेंगे ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा और इसको स्पीड u मिल जाएगी। तो एक बार में आप एक एक लाइन में आंसर निकाल रहे हो। फाइन, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा यही क्वेश्चन है, m ये रहा आपके पास और यहां पर भी m है, ठीक है। ये u स्पीड से जा रहा था, ये लेंथ l दी हुई है, आपको मुझे बताना है व्हाट इज एंगल थीटा। पहला केस दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन, ठीक। तो अब आप देखेंगे भाई यहां पर जाके जब कोलिजन के बाद ये तो आपका रेस्ट पे आ जाएगा और इसको इस डायरेक्शन में u स्पीड मिल जाएगी, ठीक। आप फॉर्मूला रखिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g और h की वैल्यू को रख दीजिए L1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रही है? और थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई, आ गया एक लाइन में आंसर। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या कहेगा, दूसरा आपसे कहेगा कि भाई ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास 2m, mu इज इक्वल टू 2mv बन जाएगा, ठीक है। यहां से v आपका आ गया u/2, जो आपकी वेलोसिटी है वो u/2 आ गई, और फिर आपका फॉर्मूला बन गया L1 माइनस कॉस थीटा, h है ना, ये L1 माइनस कॉस थीटा आपका h है, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4, ये तो ऊपर वाला टर्म आया u की जगह और नीचे आ गया 2g, तो ये भी एक लाइन में आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं जेई मेंस में उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इनको नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि ये आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ, चलिए फिर आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जेई मेंस 2020 के न्यूमेरिकल्स के साथ।